कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 10 नवंबर 2025। नमस्कार। और पिछले करीब 48 घंटों में भारतीय कानूनी दुनिया में काफी कुछ हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक। जी हाँ, कई महत्वपूर्ण फैसले और टिप्पणियां सामने आई हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि इनमें से कुछ अहम खबरों पर थोड़ी गहराई से बात करें। बिल्कुल, तो हमारा मकसद है इन डेवलपमेंट्स को सिर्फ बताना नहीं, बल्कि समझना कि इनका मतलब क्या है आम लोगों के लिए, हमारी न्याय व्यवस्था के लिए। सही कहा। सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता है, मौलिक अधिकारों पर हाई कोर्ट की बातें हैं और सिस्टम से जुड़े कुछ अहम मुद्दे भी हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पिछले 2 दिनों की कानूनी सुर्खियों की ये खास पड़ताल, सिर्फ कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज पर। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट। राजस्थान के फलोदी में एक बहुत दुखद सड़क हादसा हुआ, 15 लोगों की जान चली गई और इस पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। आज ही सुनवाई होनी है। ये सुओ मोटो एक्शन क्या दिखाता है? ये कोर्ट की एक असाधारण शक्ति है और इसका इस्तेमाल दिखाता है कि जो गंभीर सार्वजनिक महत्व के मामले होते हैं उन पर न्यायपालिका कितनी संवेदनशील है। मतलब कोर्ट ने किसी याचिका का इंतजार नहीं किया, खुद ही मामले को उठाया। ये दर्शाता है कि जब इतने बड़े पैमाने पर कुछ होता है, जनहानि हो या मानवाधिकारों का उल्लंघन, तो कोर्ट चुप नहीं रह सकता। ये एक तरह से व्यवस्था को जवाबदेह ठहराने का तरीका भी है। हाँ, और ये मानवीय पहलू मुझे लगता है एयर इंडिया ड्रीमलाइनर दुर्घटना वाले मामले में भी दिखा, जहां कोर्ट ने मृतक पायलट के पिता को सांत्वना दी, कहा कि ये उनके बेटे की गलती नहीं थी। ये सिर्फ कानूनी नहीं, एक भावनात्मक सहारा भी है ना। निश्चित रूप से कोर्ट का ये कहना उस परिवार के लिए बहुत मायने रखता है, बहुत बड़ी राहत है। और इसके साथ ही स्वतंत्र जांच की जो मांग है, उस पर अधिकारियों से जवाब मांगना ये सुनिश्चित करता है कि भाई प्रक्रियागत न्याय भी हो। सही। तो ये दिखाता है कि कोर्ट तथ्यों के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं को भी महत्व दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। अकोला दंगों से जुड़ा एक मामला था। सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका पर विभाजित फैसला आया, मतलब जजों में सहमति नहीं बनी। जी। लेकिन इस दौरान एक बहुत अहम टिप्पणी आई कि धर्मनिरपेक्षता का पालन किया जाना चाहिए। इसे केवल कागज पर संवैधानिक सिद्धांत बनकर नहीं रहना चाहिए। आज के माहौल में ये कितनी जरूरी बात है। ये टिप्पणी बहुत वजन रखती है, बहुत प्रासंगिक है। ये याद दिलाती है कि सेक्युलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता सिर्फ संविधान में लिखा एक शब्द नहीं है, बल्कि ये जीने का एक तरीका है जिसे हमें सक्रिय रूप से अमल में लाना होगा। विभाजित फैसला तो खैर मामले की जटिलता को दिखाता है, लेकिन कोर्ट का ये कहना कि सिद्धांत को व्यवहार में उतारना जरूरी है, ये देश के सामाजिक ताने बाने के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। और क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों का इस्तेमाल न्याय प्रक्रिया को तेज करने के लिए भी कर रहा है? जैसे वो अनुच्छेद 142 के तहत तत्काल आपसी सहमति से तलाक दिया गया और टिप्पणी में की न्याय तेज भी होना चाहिए। हाँ, ये अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने की एक विशेष शक्ति देता है। इसका इस्तेमाल अक्सर तब होता है जब लगता है कि मौजूदा कानून या प्रक्रियाएं न्याय दिलाने में शायद देरी कर रही हैं या अपर्याप्त है। अच्छा। तो इस मामले में आपसी सहमति तो थी, लेकिन प्रक्रिया में शायद देरी हो सकती थी। कोर्ट ने अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे खत्म किया। ये दिखाता है कि कोर्ट न्याय की गति को लेकर चिंतित है, खासकर व्यक्तिगत मामलों में। लेकिन अदालती प्रक्रिया का सम्मान भी तो जरूरी है। एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोर्ट ने कोई रोक इंजंक्शन लगाई है तो उसका उल्लंघन करना दंडनीय है, भले ही वो आदेश बाद में रद्दी ही क्यों ना हो जाए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब है कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ का सम्मान। देखिए, जब तक कोई अदालती आदेश लागू है, चाहे वो अंतरिम ही क्यों न हो, उसका पालन करना अनिवार्य है। अब बाद में ये नहीं कह सकते कि अरे वो आदेश तो गलत था इसलिए हमने माना नहीं। अगर ऐसा होने लगे तो पूरी अदालती प्रक्रिया ही बेमानी हो जाएगी। ये आदेशों की जो पवित्रता है उसे बनाए रखने पर जोर देता है। एक और मामला थोड़ा अलग सा था। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया सोमवार को। जी, ये शायद कोर्ट की अपनी प्राथमिकताएं और जो लंबित मामलों का बोझ है उसे दर्शाता है। हालांकि दिल्ली का प्रदूषण तो खैर एक गंभीर मुद्दा बना ही हुआ है। और एक दिलचस्प मामला भी था जहां सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ स्टूडेंट की पीआईएल को तुच्छ बताते हुए न सिर्फ खारिज किया, बल्कि याचिकाकर्ता को मीडिया क्रेजी तक कह दिया। क्या पीआईएल के इस्तेमाल पर कोर्ट सख्त हो रहा है? ऐसा लगता तो है। देखिए, जनहित याचिका यानी पीआईएल वो गरीबों और हाशिए पर जो लोग हैं उनकी आवाज उठाने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया बनी है। बिल्कुल। लेकिन जब इसका इस्तेमाल छोटे मोटे मुद्दों के लिए या सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए होने लगता है
तो ये अदालत का कीमती समय बर्बाद करता है और जो गंभीर मामले हैं उनकी सुनवाई में देरी होती है। तो कोर्ट का ये रवैया ऐसे दुरुपयोग को रोकने का एक साफ संकेत है। चलिए अब जरा हाई कोर्ट्स की तरफ चलते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया है कि अपना जीवन साथी चुनना एक मौलिक अधिकार है और अंतरजातीय विवाहों को पारिवारिक या सांप्रदायिक हस्तक्षेप से बचाया जाना चाहिए। ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, उसकी एक बहुत मजबूत पुष्टि है। ये सिर्फ शादी करने का अधिकार नहीं है, बल्कि अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। और कोर्ट का ये कहना कि इसे बाहरी दबावों से बचाना, चाहे वो परिवार का हो या समुदाय का, ये राज्य की जिम्मेदारी है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक प्रगति दोनों के लिहाज से बहुत अहम है। और दिल्ली हाईकोर्ट के ही जस्टिस संजीव नरूला ने रविवार को एक विशेष वर्चुअल कोर्ट लगाई और एक गैंगरेप दोषी को उसकी बहन की मृत्यु के बाद पैरोल दी। जी, ये न्यायपालिका की मानवीय संवेदना और विशेष परिस्थितियों में जो एक लचीलापन होता है, उसका उदाहरण है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया है अनुकंपा नियुक्ति पर, जिसमें कहा गया कि अगर मृतक कर्मचारी की पत्नी की मृत्यु पहले हो गई है तो उसका अविवाहित भाई भी नौकरी का हकदार हो सकता है अगर वो आश्रित है। ये सामान्य व्याख्या से कुछ अलग है। हाँ, ये थोड़ा अलग है। आमतौर पर अनुकंपा नियुक्ति में पत्नी या पति और बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन ये फैसला आश्रित यानी डिपेंडेंट की परिभाषा को कुछ खास परिस्थितियों में थोड़ा और फैलाता है। अच्छा, ये दिखाता है कि अदालतें नियमों की व्याख्या करते समय परिवार की जो वास्तविक जरूरतें हैं, जो हालात हैं, उनको ध्यान में रख सकती हैं, खासकर जहां पारंपरिक आश्रित मौजूद ना हो। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ही कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में अगली सुनवाई 12 दिसंबर तय की है। अपनी दहेज प्रताड़ना के एक मामले में पति को बरी करते हुए कहा कि केवल रोना या नाखुश होना क्रूरता नहीं माना जा सकता। क्या इससे इस कानून के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी? ये क्रूरता की जो कानूनी परिभाषा है, उसे स्पष्ट करने की एक कोशिश है। धारा 498A का मकसद महिलाओं को वास्तविक उत्पीड़न से बचाना है। कोर्ट शायद ये कहना चाह रहा है कि इस धारा के तहत मामला बनाने के लिए मानसिक या शारीरिक क्रूरता के ठोस सबूत होने चाहिए। रोजमर्रा की जो अनबन होती है या नाखुशी है या सिर्फ रोना, उसको कानूनी तौर पर क्रूरता नहीं माना जा सकता। ये शायद कानून के दुरुपयोग को रोकने और सही मामलों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है। और केरला हाई कोर्ट का एक फैसला तो कमाल ही है। 38 साल बाद एक व्यक्ति को नकली डॉलर बिल रखने के आरोप से बरी कर दिया गया क्योंकि सचेत कब्जा यानी कॉन्शियस पोजेशन साबित नहीं हुआ। 38 साल, ये हमारी न्याय व्यवस्था के बारे में क्या कहता है? ये दो बातें कहता है। पहली तो ये कि आपराधिक न्याय का एक बुनियादी सिद्धांत है कि अपराध साबित करने के लिए सिर्फ वस्तु का मिलना काफी नहीं है। ये भी साबित करना होता है कि व्यक्ति को उस वस्तु की असलियत, जैसे नकली नोट, पता थी और उसका इरादा गलत था। ठीक है। और दूसरी और ज्यादा चिंताजनक बात कि न्याय मिलने में 38 साल का वक्त लग गया। ये हमारी व्यवस्था की जो धीमी गति है, उस पर एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। हालांकि देर से ही सही, पर न्याय के सिद्धांत को तो कायम रखा गया। हाँ, पर 38 साल बहुत लंबा समय है। अच्छा, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से जवाब मांगा है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने रिश्तेदार को गलत तरीके से जमानत दी। जी, ये न्यायिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है। जजों से भी गलती हो सकती है और सिस्टम में उन्हें भी जवाबदेह ठहराने की व्यवस्था होनी चाहिए। और प्रक्रिया की बात चली है तो दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रांजिट बेल पर भी स्थिति साफ की है। कहा है कि ये तत्काल गिरफ्तारी से बचाने का एक अस्थायी और सीमित उपाय है। बिल्कुल, ट्रांजिट बेल का मकसद सिर्फ इतना होता है कि अभियुक्त को थोड़ा समय मिल जाए, वो उस राज्य या अदालत तक पहुंच सके जहां मुख्य मामला दर्ज है और वहां जाकर नियमित जमानत के लिए अर्जी दे सके। ये गिरफ्तारी पर कोई स्थायी रोक नहीं है, बस एक सीमित फौरी राहत है ताकि अभियुक्त अपने कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर पाएं। इन अदालती मामलों के साथ साथ पूरी न्याय प्रणाली को बेहतर बनाने पर भी काफी चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री ने ईज ऑफ जस्टिस पर जोर दिया है। इसे ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जितना ही जरूरी बताया है और स्थानीय भाषाओं में कानूनों और फैसलों की उपलब्धता की भी बात की है। क्या ये सिर्फ एक अच्छा विचार है या इसके वाकई में कुछ व्यवहारिक लाभ हैं? नहीं, इसके बहुत गहरे व्यवहारिक लाभ है। आप सोचिए, अगर कानून और अदालती फैसले आम आदमी की भाषा में उपलब्ध हो तो क्या होगा?
वो अपने अधिकारों और कर्तव्यों को कहीं बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। हाँ, ये तो है। वकीलों पर निर्भरता कम होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी। न्याय तक पहुंच सिर्फ कोर्ट तक जाना नहीं है, बल्कि उसे समझना भी है। तो ईज ऑफ जस्टिस वाकई में ईज ऑफ लिविंग की बुनियाद है। चीफ जस्टिस BR गवई ने भी न्याय को हर नागरिक तक पहुंचाने की बात कही, लेकिन साथ ही एक दिलचस्प बात कही कि जमीनी स्तर के जो अधिकारी हैं उन्हें जजों से ज्यादा स्थानीय वास्तविकताओं की समझ होती है। इसका क्या मतलब निकालें? ये एक तरह से न्यायपालिका के आत्ममंथन जैसा है। चीफ जस्टिस शायद ये कह रहे हैं कि कानून की व्याख्या करते समय या न्याय देते समय जमीनी हकीकत और सामाजिक संदर्भ को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा। और हो सकता है कि जो कानूनी सेवा प्राधिकरणों जैसे फ्रंटलाइन न्यायिक अधिकारी हैं, जो सीधे जनता से जुड़ते हैं, वे स्थानीय समस्याओं और परिस्थितियों को शायद जजों से बेहतर जानते हो। इसीलिए उन्होंने सहानुभूति के साथ काम करने का आग्रह किया। मतलब सिर्फ कानून की किताब नहीं, इंसान को भी समझे। सहानुभूति, इसी से जुड़ती हुई बात जस्टिस सूर्यकांत ने कही, कानूनी सहायता में टेक्नोलॉजी और सहानुभूति दोनों की जरूरत है। उन्होंने NLSA की पहुंच की तारीफ तो की, लेकिन AI के दुरुपयोग को लेकर आगाह भी किया, खासकर महिला पत्रकारों के खिलाफ। ये टेक्नोलॉजी यहाँ दोधारी तलवार जैसी लग रही है। बिल्कुल सही कहा। तकनीक जैसे AI एक तरफ तो कानूनी सहायता को दूर दराज तक पहुंचाने में, शोध में मदद करने में, प्रक्रियाओं को तेज करने में मतलब क्रांतिकारी साबित हो सकती है। हाँ। लेकिन यही तकनीक, जैसा जस्टिस सूर्यकांत ने इशारा किया, निगरानी, उत्पीड़न और गलत सूचना फैलाने का हथियार भी बन सकती है। तो संतुलन साधना होगा। हमें तकनीक का लाभ तो उठाना है, लेकिन उसके नैतिक और सुरक्षात्मक पहलू जो हैं, उन पर भी कड़ी नजर रखनी होगी। संस्थागत स्तर पर देखें तो जस्टिस अशोक भूषण को NCLAT यानी राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है, जुलाई 2026 तक। इसका क्या महत्व है? NCLAT जो है वो कॉर्पोरेट दिवालियापन और प्रतिस्पर्धा कानून से जुड़े मामलों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अपीलीय निकाय है। जस्टिस भूषण की पुनर्नियुक्ति से नेतृत्व में एक निरंतरता बनी रहेगी। ये कॉर्पोरेट जगत और निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत है, क्योंकि इससे मामलों के निपटारे में स्थिरता आएगी। और NCLAT ने ही एक और अहम फैसला दिया। व्हाट्सएप द्वारा मेटा के साथ यूजर डेटा साझा करने पर CCI यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के जांच आदेश को सही ठहराया है। पहले इस पर रोक लगी थी। NCLAT ने कहा कि डेटा गोपनीयता और प्रतिस्पर्धा के मुद्दे ओवरलैप कर सकते हैं और इससे CCI की शक्तियां कम नहीं होती। ये थोड़ा समझाएंगी? हाँ, देखिए, ये डिजिटल इकोनॉमी में एक उभरता हुआ थोड़ा जटिल क्षेत्र है। NCLAT मूल रूप से ये कह रहा है कि ठीक है, डेटा प्राइवेसी के लिए अलग कानून या नियामक हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई कंपनी डेटा का उपयोग बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने या कहें तो प्रतिस्पर्धा को दबाने के लिए कर रही है, अच्छा, तो फिर प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI को उस पहलू की जांच करने का अधिकार है। मतलब डेटा सिर्फ प्राइवेसी का मुद्दा नहीं है, वो प्रतिस्पर्धा का भी मुद्दा बन सकता है और CCI इस पर नजर रख सकता है। ये बड़ी टेक कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। समझ गया। अब कुछ और चर्चित मामलों पर नजर डालते हैं जो पिछले 2 दिनों में सुर्खियों में रहे। गुरुग्राम में एक वकील, उनके पति और एक गुब्बारे वाले को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि ये लोग नकली POSO मामले बनाकर उगाही का रैकेट चला रहे थे। ये बेहद गंभीर और सच कहूं तो निंदनीय मामला है। POSO जैसा सख्त और संवेदनशील कानून जो बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया है, उसको उगाही का हथियार बनाना तो पूरी न्याय व्यवस्था पर एक तरह का हमला है। हाँ, बहुत खतरनाक। ये न केवल निर्दोष लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकता है, बल्कि जो वास्तविक पीड़ित है उनके लिए भी अविश्वास पैदा करता है। ऐसी गतिविधियों पर तो बहुत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह लखनऊ जेल से एक कैदी द्वारा हाईकोर्ट जज को धमकी भरा ईमेल भेजने की खबर भी आई है। ये भी बहुत चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल, ये घटना जेल प्रशासन और वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। साथ ही ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सुरक्षा पर भी सीधा खतरा है। अगर विचाराधीन कैदी जेल के अंदर से जजों को धमका सकते हैं, तो ये पूरी न्याय प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। इसकी तो तत्काल और गहन जांच होनी चाहिए। राजनीतिक मामलों में देखें तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी एक टिप्पणी से जुड़े मामले में कुछ राहत मिली है जी। वहीं नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर दिल्ली की एक अदालत ने अपना आदेश 29 नवंबर के लिए सुरक्षित रख लिया है। हाँ, ये मामले दिखाते हैं कि कानूनी प्रक्रियाएं राजनीतिक हस्तियों के जीवन का भी हिस्सा हैं और इन पर मीडिया और जनता की नजरें बनी रहती हैं।
इनके नतीजे अक्सर राजनीतिक विमर्श को भी प्रभावित करते हैं। और एक फिल्म है हक, जो शायद शाहबानो केस से प्रेरित बताई जा रही है। उसकी रिलीज का रास्ता साफ हो गया है। शाहबानो की बेटी ने याचिका दायर की थी, वो खारिज हो गई। जी, ये कलात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जो व्यक्तिगत या पारिवारिक सम्मान के अधिकार हैं, उनके बीच संतुलन बनाने का एक और उदाहरण है। लगता है अदालत ने यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी है। अंत में कुछ सेलिब्रिटी कानूनी खबरें भी हैं। अभिनेत्री ब्लेक लाइवली ने अपने केस में गायिका टेलर स्विफ्ट को गवाह बना सकती हैं। के-पॉप ग्रुप न्यू जीन्स अनुबंध विवाद में अपील कर सकता है और रैपर कार्डी बी के पूर्व गार्ड ने मुकदमे की दोबारा सुनवाई की मांग की है। हाँ, ये मामले दिखाते हैं कि कानूनी प्रक्रियाएं समाज के हर वर्ग को प्रभावित करती हैं, चाहे वो कितने भी प्रसिद्ध क्यों ना हो। तो ये थी पिछले 2 दिनों की कुछ अहम कानूनी सुर्खियां और उनका एक तरह से विश्लेषण। हमने देखा कि कैसे अदालतें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रक्रियात्मक न्याय, व्यवस्थागत सुधार और जो नई चुनौतियां हैं जैसे तकनीक का दुरुपयोग, उनसे निपट रही हैं। हाँ बिल्कुल, फलोदी हादसे पर स्वतः संज्ञान से लेके जीवन साथी चुनने के अधिकार की पुष्टि तक, फिर ईज ऑफ जस्टिस पर जोर और एआई के खतरों पर चिंता, ये सब दिखाता है कि कानून सिर्फ किताबों में बंद नहीं है, ये समाज के साथ लगातार विकसित हो रहा है, बदल रहा है और नई चुनौतियों का सामना भी कर रहा है। कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे ताजा कानूनी अपडेट्स और उनके विश्लेषण के साथ। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाती हूँ। जैसे जैसे एआई और दूसरी टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन रही हैं, क्या हमारी कानूनी सोच और प्रक्रिया इस बदलाव की गति के साथ तालमेल बिठा पा रही हैं? खासकर जब व्यक्तिगत अधिकारों, निजता और सामूहिक सुरक्षा के बीच वो नाजुक संतुलन बनाने की बात आती है, तो भविष्य की दिशा क्या होनी चाहिए, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।